तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग सबसे पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन चलते हैं अपने एपिसोड 12 की ओर। अज्ञात संकट संशोधित संस्करण। बस यही आखिरी था। खैर, अब गड्ढा ही खोदना पड़ेगा। यशवीर ने फणिनाथ शेखावत के शव की तलाशी ली। उसे 2 शीशियां सर्प आत्मा मरहम, 3 चांदी के सिक्के और बछड़े की खाल में लिपटी एक अज्ञात पुस्तक मिली। पर जिसे वह ढूंढ रहा था वह उसे नहीं मिली। वह शव को अग्नि ताबीज से जला देना चाहता था। सबसे साफ तरीका वही था, लेकिन ताबीज उसके पास नहीं थी। शव को यूं ही जंगल में छोड़ देना जोखिम भरा था। कोई अजनबी सत्ता आकर्षित हो सकती थी। यदि वह उसकी सख्ती से परे हुई तो मुसीबत और भी बढ़ सकती थी। इसलिए उसने शव को दफनाने का निश्चय किया। फणिनाथ की तलवार से उसने लगभग 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। शव उसमें डालकर मिट्टी से भर दिया। इतनी गहराई पर्याप्त थी। 2-3 दिनों में कोई भूमिगत अजनबी उसे खा जाता और फिर कोई सच्चाई जान भी नहीं पाता। काम पूरा हुआ। तभी दूर से तेज कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, सिंह सेन राठौर और कुछ चौकीदार उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। यशवीर, कप्तान ने सतर्क स्वर में पूछा। जी कप्तान। उसने घायल और अस्त-व्यस्त रूप से स्पष्ट किया कि वे भीषण युद्ध से लौट रहे थे। सिंह सेन की नज़र जमीन पर पड़ी कटी हुई मानव त्वचा पर पड़ी। क्या तुम भी चर्म भक्षण प्रेतों से भिड़े? हाँ, यशवीर ने गंभीर स्वर से कहा। आधी सच्चाई सुनाई पर फणिनाथ की असलियत छिपा ली। फणिनाथ कहाँ है? कप्तान ने पूछा। क्षण भर को यशवीर का हृदय तेज से धड़कने लगा, पर चेहरे पर कोई भाव झलकने नहीं दिया। उन्होंने मुझे रुकने को कहा। शायद उन्हें असली शरीर का सुराग मिला है। सिंह सेन राठौर गंभीर हो गया। तो उसने असली अजनबी का पीछा किया होगा। यह जोखिम भरा है। किसी ने यशवीर पर संदेह नहीं किया। पूरी टोली ने खेत में कई कुछ घंटों तक खोजबीन की, पर एक भी चर्म भक्षक प्रेत नहीं मिला। इतने सारे थे, सब कहाँ गए? एक चौकीदार बुदबुदाया। सिंह सेन ने भौहें सिकोड़ी। ये सामान्य नहीं है। इनमें से कोई भी असली शरीर नहीं रखा होगा। फणिनाथ का फणिनाथ का एक घनिष्ठ साथी बोला। वैसे हमें अब तक वह मिल जाना चाहिए था। वातावरण भारी हो गया। शायद वह गांव लौट गया हो, सिंह सेन ने कहा, पर उसके स्वर में भरोसा नहीं था। गांव लौटकर सबने प्रवेश द्वार पर स्थित स्वर्ग क्षेत्र से जांच करवाई ताकि कोई अजनबी भीतर न घुस सके। क्या फणिनाथ लौटा? सिंह सेन ने पहरेदार से पूछा। नहीं। सिंह सेन की आंखें मंद पड़ गई। वह समझ चुका था। सब विश्राम करो। कल फिर खतरे का सामना करना है। चौकीदार एक-एक कर चले गए। यशवीर भी जाने लगा कि सिंह सेन ने पुकारा। रुको यशवीर। जी कप्तान। यदि वह कल तक नहीं लौटा तो तुम तेज प्रताप सिंह की टोली में शामिल हो जाओ। यशवीर ने शांत स्वर में कहा। कप्तान, मैं अकेले गश्त कर सकता हूँ। क्या? सिंह सिंह चौंका। तुमने तो 2 दिन पहले ही साधना शुरू की है। यशवीर मुस्कुराया। मैं अब मध्य स्तर तक पहुंच चुका हूँ। सिंहसेन कुछ क्षण सोचता रहा। प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए ऐसा असंभव नहीं है। अंततः उसने था कि आ भरी। ठीक है, पर किसी संकट में तुरंत आपात संकेत देना। जी। फिर उसने जोड़ा। मैं श्यामला देवी से कहूंगा कल तुमसे कुछ ताबीज ले लेना। श्यामला देवी गांव की प्रतिष्ठित योद्धा थी ही नहीं, बल्कि ताबीज निर्माता भी थी। उनके ताबीज केवल दल नेताओं को मिलते थे। इसका अर्थ था यशवीर को लगभग दल नेता का अधिकार मिल चुका था। उसी रात गांव के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। खेतों में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जो अजनबी पहले भटकते थे, सब लापता थे, मानो किसी बड़े खतरे को कांपकर भाग गए हों। अचानक मिट्टी के नीचे सरसराहट हुई। ताजा मिट्टी का ढेर फूला और एक सूखा हाथ बाहर निकला। धीरे-धीरे पूरा शरीर रेंग रहा था।
वह था फणिनाथ शेखावत, पर वह जीवित नहीं था। उसका चेहरा निर्विकार था। अचानक उसके माथे पर दरार पड़ी, त्वचा अलग होने लगी, मानो कोई भीतर से बाहर निकल रहा हो। क्षण भर बाद त्वचा कांपी और अगस्त पहाड़ी गांव की ओर दौड़ पड़ी। केवल वही नहीं, खेतों से अचानक मानव त्वचाएं ओढ़ खड़ी हुईं। दूर से वे मृत्यु के काले झुंड जैसी दिखाई दे रही थीं। उधर घर लौटकर यशवीर ने शीघ्र भोजन किया और फिर साधना में लीन हो गया। संध्या तक उसने फणिनाथ के रक्त को पूरी तरह परिष्कृत कर लिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं प्राण आह्वान चरण में प्रवेश करूं। उसकी देह अत्यंत सुदृढ़ थी, प्राण शक्ति अपार थी, पर प्रगति धीमी हो चुकी थी। यदि उसे सच में विक्रम सिंह की छाया से मुक्त होना था, तो उसे अलग स्तर पर पहुंचना ही होगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमका। अज्ञात संकट निकट आ रहा था और वह उसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा था। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड को मैं एंड कर रहा हूँ। कल तक के लिए बाय बाय।